हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। हम लोग न्यायपालिका पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो हम लोग देखे थे, उसमें अनुच्छेद भी देखे थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग 124 के डी तक पढ़ चुके थे, यानी 5 तक। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस पदावधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी दोस्त नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, पदावधि की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए हम लोग क्या देखे थे, योग्यता कि उसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसमें हाई कोर्ट में मिनिमम यानी कम से कम 10 वर्षों तक को क्या क्या किया हो, वकालत किया हो। क्या किया हो? वकालत किया हो। तो वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का क्या बन सकता है, सीजेआई बन सकता है या फिर अन्य न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कोई सीमा नहीं है, ठीक है, लेकिन अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर हाई कोर्ट कहेगा तो 62 वर्ष यानी 62 वर्ष, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम आयु कितना है, 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष। और हाईकोर्ट के बनने के लिए कितना है, 62 वर्ष, ठीक है। निम्न सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, जज बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि 30 से ऊपर ही रहेगा तभी बन पाएगा। ऐसा नहीं कि नाबालिग को उसको बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो उसको 30 से ऊपर रहेगा तभी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो सीमा बोला जाए, न्यूनतम सीमा, उसका कोई सीमा लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अधिकतम कहा जाए तो वो 65 वर्ष, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि इनका शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 के 6 कहता है, अनुच्छेद 124 के 6, इसमें क्या है, उल्लेख है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। कितना के तहत? अनुच्छेद 124 के 6 के तहत। किसको दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कितना के तहत? अनुच्छेद 124 के 6 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में क्या है? वेतन है। किसका वेतन? सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सीजीआई का वेतन कितना होता है, 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000। अन्य न्यायाधीश की वेतन कितना होता है? तो 2,50,000, यानी 2.5 लाख होता है किसका वेतन? अन्य न्यायाधीश का। लेकिन सीजीआई जो होते हैं, हेड होते हैं, उनका वेतन कितना होता है? 2,80,000। प्रधानमंत्री का वर्तमान कितना वेतन है? तो 2,80,000। प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? 2,80,000, ठीक है। और इसमें अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, प्लस एक सीजीआई है। सीजीआई कौन है अभी? डीवाई चंद्रचूड़। कैवें हैं? 50वें हैं। कैवें हैं? 50वें। तो टोटल कितने होते हैं अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में? कितने जज हैं? तो टोटल 34, लेकिन उसमें से 33 अन्य न्यायाधीश है और एक सीजीआई है, ठीक है। इनके इनके जो वेतन मिलता है वो क्या, कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि। संचित निधि भारत सरकार के अंतर्गत एक बैंक होता है, जिसमें हम लोग देते हैं दान, उन कोई भी टैक्स जो जमा होता है उसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 कहता है कि कार्यपालिका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो अन्य न्यायाधीश में जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो उसी को सीजीआई बनाया जा सकता है। तो कहने का माने है कि न्यायाधीश उसी को बनाया जाएगा जिसका ज़्यादा अनुभव हो, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो, अनुभव हो, उसी को सीजीआई नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डंकन कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी किसको बोलते हैं? तो प्रारूप समिति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डंकन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी किसको बोलते हैं? प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी, डंकन कमेटी, ठीक है। इसका उसी का नाम है। अनुच्छेद 127, ठीक है। 127 अनुच्छेद क्या कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी एडोस जज होता है जो सर्वोच्च न्यायालय में होता है, डिस्ट्रिक्ट में और हाई कोर्ट में इसका नियुक्ति नहीं होता है। तो अनुच्छेद 127 कहता है कि तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस देश से लिया गया। दोस्तों थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, जूम करने के बाद फट गया है, तो थोड़ा सा हम जो बोलेंगे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति अति किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया है। तो तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट में किसका होता है? तो तटस्थ न्यायालय का। लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका नियुक्ति नहीं होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस देश से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस देश से। सत्र चलने के लिए गणपूर्ति न पूरा होने पर राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह पर उच्च न्यायालय के जजों के सतर्थ न्यायाधीशों की पद से नियुक्त कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि भारत संसद में सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, जिससे कि बजट सत्र होता है ना, मानसून सत्र होता है, तो ये सब जब नहीं चलता है ना, तो उस स्थिति में
हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनसे सहमति लेकर अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, तटस्थ न्यायालय की स्थापना करते हैं, मतलब वहाँ पे अधिकारी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, तो सीजीआई की सहायता से। तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में। तटस्थ न्यायालय कहाँ किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128, सीजीआई के पास अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को आवश्यकता पड़ने पर कार्य बैठाने के लिए अनुरोध कर सकता है। कितना के तहत, अनुच्छेद 128 के तहत। अनुच्छेद 128 के तहत क्या है कि सीजीआई के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, राष्ट्रपति की सम्मति से, वह राष्ट्रपति की सम्मति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी रिटायर्ड जज को, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो गया है, तो उस जज को किसकी सम्मति से, तो राष्ट्रपति की सम्मति से आवश्यकता अनुसार अगर उसको काम लेना है तो सीजीआई क्या करेंगे, उसको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, किसकी सम्मति से, तो राष्ट्रपति की सम्मति से। किसकी सम्मति से, राष्ट्रपति की सम्मति से। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 129 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद आप पढ़े तो जरूर होंगे, लेकिन इस जो सीरियल वाइज से हम बता रहे हैं ऐसा आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, और मेरा जो बनाया हुआ है ना खुद का नोट्स, अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा ना, कवर कर लीजिएगा, तो आपको पॉलिटी में एक जीरो लेवल से हीरो लेवल आप बन जाइएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है, एक अभिलेख न्यायालय। कौन कहता है, अनुच्छेद 129 कहता है। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक का स्थान, सुप्रीम कोर्ट की बैठक का स्थान क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति की सलाह पर किसी भी राज्य में बैठक कर सकते हैं। बैठक का उल्लेख कितना में है, तो अनुच्छेद 130 में। किसका बैठक का उल्लेख है, तो सीजीआई का, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 130 कहता है, अनुच्छेद 130 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह पर जजों की नियुक्ति कहीं पे भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति कह दें जजों को कि आप जाइए वहाँ पे सुनवाई कीजिए, तो वहाँ पे आप जाकर सुनवाई अदर अथी अपना, जैसे कि मान लीजिए कि उनको बोल दिया जाए कि आप बिहार में जाइए, जो भी उसका अथी है, या फिर यूपी में जाइए। ठीक है, तो वहाँ आप सुनवाई कीजिए, तो उस जज वहाँ से आता है सुनने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 में क्या है कि पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसका मतलब क्या है कि भारत तथा राज्य के मुख्य विवाद हो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार माने कि जो विवाद होता है किसके अंतर्गत, भारत तथा राज्य के मध्य हो। विवादित तो हो लेकिन कैसा हो, भारत और राज्य के मध्य, मतलब भारत जो है उसमें राज्य जो है उसके मध्य विभेद हो, तभी वो सुलझा सकता है। दूसरा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। अगर दो राज्यों के बीच, जैसे कि यूपी उत्तराखंड के बीच अगर विवाद हो गया सीमा का, तो उसका सुझाव कितना के तहत कर सकता है, अनुच्छेद 131 के तहत। कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। फिर अगला है कि समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के माने है कि उसके नियरेस्ट अगर मिलता जुलता हो तो उसका भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकार रक्षा करता है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है कि जो भी अधिकार दिया गया उसकी रक्षा करना। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। कितना के तहत, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट कितना के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 226 के तहत कौन करता है, तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सभी राज्यों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 132, 132 से 36। 132 से 36 तक क्या उल्लेख है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। मान लीजिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश से आपको बिहार में अगर कोई अपील करना है तो वो आप सीमा के अंतर्गत ही अप्लाई कीजिएगा। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार उसका बांटा हुआ रहता है कि इस क्षेत्र से आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 137 में है। 132 से 36 तक क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। मानो अपने राज्य की सीमा विवादित या कुछ भी हो तो वो अपने राज्य में ही आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और कल हम बताए थे कि अपील दायर कहाँ किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 137 क्या है कि अनुच्छेद 137 इसमें क्या है कि पूर्वावलोकन क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय आदेश का पूर्वावलोकन तथा अपने दिए हुए निर्णय को परिवर्तन कर सकता है। पूर्वावलोकन में है कि कोई भी अगर निर्णय दे दिया है तो उसको परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 इसमें है कि आबंधकार विधियाँ, बाइंडिंग ला, जो भी आबंधकार हैं, ठीक है, जिसे हम उसको सुलझा नहीं सकते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय हाई कोर्ट पर अवैध है,
तो जिससे सुप्रीम कोर्ट अगर उसको खारिज कर देगा तो उसको हाई कोर्ट को हर हाल में ही मानना होगा। तो वही होता है, क्या होता है, अवैधकार विधियाँ यानी बाइंडिंग लॉ। अनुच्छेद 143 क्या है, अनुच्छेद 143 इसमें है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। ये कोई बात नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो कर ही सकता है, उसको मन राष्ट्रपति को मन करेगा तभी कर सकता है। ठीक है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। कितना के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श यानी अपना बातचीत कर सकता है कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो उसी को परामर्श बोलते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति इस बात को सलाह देने के लिए मानने बाध्य योग नहीं है, जिससे कुछ सलाह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। कौन, भारत के राष्ट्रपति जो भी होंगे वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 144 इसमें है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सिविल न्यायिक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करते हैं। ठीक है, भारत के जो भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सिविल न्यायालय आते हैं, सिविल कोर्ट आते हैं, तो किसके अंडर में काम करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के सहमति से, सहायता से काम करते हैं। ठीक है, आगे है, जजों की संख्या में कमी या वृद्धि संसद कर सकता है। और मान लीजिए कि जज की संख्या में कमी हो गया या वृद्धि करना है तो कौन निर्णय ले सकता है, तो संसद। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला जज कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। कौन थी, फातिमा बीबी। कौन थी, फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला जज कौन थी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन थी, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला जज। डिस्ट्रिक्ट वकील से जज बनने वाली पहली महिला कौन थी, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा कौन थी, डिस्ट्रिक्ट वकील से बनने वाले। डायरेक्ट वकील बनने वाले कौन थे, सॉरी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट बोल दिए। डायरेक्ट वकील बनने वाले प्रथम जज कौन थे, तो इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा कौन थे, डायरेक्ट जज बनी थी। कौन थी, डायरेक्ट जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इंदु मल्होत्रा थी। कौन थी, इंदु मल्होत्रा। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी, फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में अगर सीट बढ़ाना हो या घटाना हो तो उसका निर्णय कोई भी सीजीआई के अगर न्यायाधीश को बढ़ाना हो या घटाना हो तो उसका निर्णय कौन लेता है, तो संसद, पार्लियामेंट लेता है। कौन लेता है, पार्लियामेंट। डायरेक्ट वकील से जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इंदु मल्होत्रा थी। कौन थी, इंदु मल्होत्रा। सबसे लंबी अवधि तक सीजीआई कौन रहे, तो वाई वी चंद्रचूड़। कितना दिन तक रहते, 7 साल 4 महीना 20 दिन। कितना दिन रहते, सबसे लंबी अवधि तक कौन सीजीआई रहे थे, तो वाई वी चंद्रचूड़। कितना दिन, 7 साल 4 महीना 20 दिन। कितना दिन, 7 साल 4 महीना 20 दिन। सबसे कम समय तक सीजीआई कौन रहे थे, तो एन के सिंह कितना दिन रहे थे, 18 दिन। कितना दिन, 18 दिन। एन के सिंह कितना दिन रहे थे, 18 दिन। एन के सिंह कितना दिन रहे थे, 18 दिन। सबसे अधिक कौन रहा था, तो वाई वी चंद्रचूड़ 7 साल 4 महीना 20 दिन। सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित जज कौन थे, तो के.जी. बालकृष्णन कौन थे, दलित थे। कौन थे, दलित जज कौन थे, तो के.जी. बालकृष्णन। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित जज कौन थे, तो के.जी. बालकृष्णन। सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन रहे थे, तो एन के सिंह। कौन रहे थे, एन के सिंह। कितना दिन, 18 दिन। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है, कि संविधान की रक्षा एवं सर्वोच्चता को बनाए रखना न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। संविधान की रक्षा करना या उसका महत्व को बनाए रखना क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। ठीक है, और न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। कानूनों की संवैधानिक परीक्षण की शक्ति किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है। आगे है कॉलेजियम व्यवस्था। आगे है क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था कब आया था, तो 1993 में। कब आया था, 1993 में। कॉलेजियम व्यवस्था कब आया था, 1993 में। या क्या था, 99वां संविधान संशोधन। क्या था, 99वां संविधान संशोधन था। कब आया था, 2014 में। कब लाया गया था, 2014 में। तो कॉलेजियम व्यवस्था 1993 के अधिनियम कब आया था, 99वां संविधान। कॉलेजियम व्यवस्था कब था, 1993 में आया था। कब था, 1993 में। 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया था। कब किया गया था, 2014 में। इसका मुख्य कार्य है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोजन का गठन करना। कॉलेजियम व्यवस्था का मुख्य कार्य है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना। किसका गठन करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही तक, और नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे उसमें हाई कोर्ट पढ़ेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे सभी चीज़ का पढ़ाई अच्छे से किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। और जो भी दोस्त हैं अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।